हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्री। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हमारा सिल्वीकल्चर कंप्लीट हो चुका है। देन सिल्वीकल्चर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज, सिल्वीकल्चर ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ये हो गया है। देन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कंप्लीट, सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम कंप्लीट, JFM कंप्लीट। इसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ये भी हमने लास्ट क्लास पे देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट्री में, वो है फॉरेस्ट सॉइल। क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, सीधी सी बात है, वन के अंदर की भूमि, मिट्टी, मृदा, वही है फॉरेस्ट सॉइल। देखो, फॉरेस्ट सॉइल कल्टीवेटेड सॉइल से कैसे अलग है उसको हम देखते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल कल्टीवेटेड सॉइल से कैसे अलग है तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं फॉरेस्ट सॉइल और एक तरफ लिखते हैं कल्टीवेटेड सॉइल, मतलब जो हमारी कृषि भूमि है, कल्टीवेटेड सॉइल। डिवाइड करके पढ़ते, डिफरेंस करके पढ़ते, जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो फॉरेस्ट सॉइल होता है, ठीक है, जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो कैसे बनता है? तो नेचुरल कंडीशन से बनता है। उसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसमें जो भी उसके मिनरल कंपोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, या जो भी उस पर कंस्ट्रूएंट है, सॉइल के जो कंस्ट्रूएंट है, वो नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। उसमें ह्यूमन बीइंग कहीं से इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि इतने बड़े एरिया में कहाँ कल्टिवेशन इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इस पे सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्या? लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा? हाई, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा, हाई ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरा, ये सॉइल हमको नेचुरल कंडीशन में मिलेगी। नेचुरल कंडीशन, ये हमको कैसे मिलेगा? नेचुरल, जैसे बना है वैसे कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, नेचुरल होगा, उस पर हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस पे क्या होगा? ये इन्फ्लुएंस्ड मिलेगी, इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमंस, मानव के द्वारा प्रभावित रहेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, बट इसमें मानव के द्वारा प्रभावित रहेगी इस सॉइल में। ठीक है, इस सॉइल में क्योंकि जंगल में वृक्ष ज्यादा है, वृक्ष ज्यादा रहेंगे, वृक्षों के पत्ते ज्यादा गिरेंगे। जब पत्ते जमीन पे गिरते हैं, जब जमीन पे गिरते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ते हैं। सड़ने के बाद धीरे से वो खाद में परिवर्तन हो जाता है। वो खाद कैसा होता है? तो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कैसा होगा? तो हाई होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाई। इसमें क्या होगा? इसके कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? लो होगा, कम होगा। ठीक है, कम होगा। देन इसमें पूरे फॉरेस्ट सॉइल में कैसा मॉइस्चर होगा? मॉइस्चर मतलब कि नमी। मॉइस्चर कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। मतलब फॉरेस्ट में देखेंगे तो मॉइस्चर जो होगा वो पूरे समय में, साल भर में एक समान हमको मिलेगा। सीजन में एक समान मिलेगा, दूसरे सीजन में एक समान मिलेगा। लेकिन आर्टिफिशियल या इस पे कल्टिवेटेड लैंड में देखेंगे तो क्या होगा? इस पे यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल होगा? सीजन के अकॉर्डिंग। कभी हम जमीन को खुला छोड़ देते हैं, फरो छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें हम प्लांट्स नहीं लगाते हैं, या कभी हम इरिगेशन के लिए वहाँ पर पानी छोड़ते हैं, पानी पहुँचाते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, कभी क्या करते हैं? हम उस पर पानी रोक के रखते हैं, बांध के रखते हैं पानी को। लेकिन हम फॉरेस्ट में पानी को रोक के रखते हैं क्या? जैसे अभी खेती होती है तो खेती में जो धान वगैरह की फसल होती है उस पर हम मेड़ के अंदर में जो खेत का जो एक कैरी होता है उस पर पानी रोक के रखते हैं।
लेकिन जंगल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे ये जंगल है, ये कल्टिवेटेड लैंड है, तो हमने यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे पानी रोक के रखे, लेकिन उसे लगा हुआ जो फील्ड है उसमें पानी नहीं होगा। हो सकता है इसमें हम पानी रोक के रखें, इसमें पानी नहीं होगा, होता है। मतलब ये वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे? क्रॉप पे, ठीक है, इरिगेशन मेथड पे और सीजन पे। किस पे? सीजन पे, मौसम पे। ठीक है, किस पे? तो मौसम पे। देन क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है और यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी हाई होगा। कैसा होगा? हाई होगा। मतलब कि गलने की जो दर है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के गलने की, गलन की जो दर है, दर, रेट, ठीक है, वो हाई होगा। बट इसमें क्या होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इसके कंपैरिजन में लो होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इसके कंपैरिजन में लो होगा। ठीक है, देन इस पे हमको बाहर से मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत कम या बाहर से हमको आर्टिफिशियल एडिशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, इस पे हमको कोई डिमांड नहीं रहता है। ठीक है, नेट जीरो डिमांड ऑफ मिनरल्स फ्रॉम आउटसाइड। हमको बाहर से कोई भी मिनरल्स को अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें पड़ती है। डिमांड रहता है किसका? मिनरल्स का। ठीक है, मिनरल्स मिलेगा। ओवरऑल जो फॉरेस्ट की सॉइल होती है, इन सब कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग ये गुड सॉइल होता है। कैसा होता है? गुड सॉइल। बट ये जो होता है इसके कंपैरिजन में, अगर हम इसका सही से ख्याल नहीं रख रहे हैं, सॉइल टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस पर जिस केमिकल्स की कमी है उसी को डालना चाहिए। हम अगर जो केमिकल ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है उसको डालते तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली इसके बैड सॉइल नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ये बैड सॉइल है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट सॉइल पढ़ने से पहले हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट सॉइल और कल्टीवेटेड सॉइल में क्या होता है। देखो, सॉइल का चैप्टर, सॉइल जो टॉपिक है वो आपके एग्रीकल्चर में भी दिया है, साइंस में भी आप इसको पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा फॉरेस्ट्री में तो दिया ही है। मतलब सॉइल जो है आपके पूरे सिलेबस में 3 से 4 बार दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉरेस्ट्री में सॉइल को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट का सॉइल तो नेचुरल होता है, नेचुरल कंडीशन में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी सॉइल का टॉपिक दिया हुआ है, सेम पढ़ना है उसमें, और फॉरेस्ट में भी हमको सेम ही पढ़ना है। बहुत बस फॉरेस्ट में क्या हमको सरफेस पढ़ना रहता है, एग्रीकल्चर में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना रहता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के टॉपिक में दिया हुआ है, इकोलॉजी में भी सॉइल को मेंशन किया जाता है, पॉल्यूशन में भी सॉइल को मेंशन किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको हर सब्जेक्ट्स में रिपीट मिलेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट होता है? ठीक है, सॉइल किस किस से मिलके बना होता है? तो जैसे मैटर होते हैं, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉइल में भी होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या आएगा? मिनरल्स होंगे। ठीक है, मिनरल्स होंगे, कुछ आयंस होंगे, आयंस, ठीक है, कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, और खुद सॉइल होगा। लिक्विड में क्या होगा? तो लिक्विड में क्या होंगे? वाटर,
वाटर को ही कहीं कहीं पर मॉइस्चर लिखा रहता है, नमी। ठीक है, और लास्ट होता है गैस। गैस में क्या मिलेगा हमको? एयर। एयर में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज हमको सॉइल में हमको मिलता है। तो सॉलिड में क्या आता है? मिनरल्स आते हैं, आयंस आते हैं। लिक्विड में क्या आता है? वाटर आता है। अब यहाँ पे वाटर का नाम आ ही गया है तो एक चीज देखते हैं वाटर के बारे में। देखो, जमीन में वाटर बहुत प्रकार के होते हैं। जमीन में पानी कई प्रकार से उपलब्ध होते हैं, लेकिन पौधे सिर्फ एक ही प्रकार के वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। देखो, वाटर के टाइप, सॉइल में वाटर के टाइप देख रहे हैं अभी। पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब ये अर्थ के, पृथ्वी के ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे रहता है। और अगर सरफेस में है भी तो देखो, सपोज ये जड़ है प्लांट का, ठीक है। अब ये जड़ जो है ये पानी को अपने ओर खींचेगा मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचेगा, और यहाँ पर पानी जो है वो उसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी। मतलब ये जो पानी है ये ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे, क्योंकि जितने ताकत से ये ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है उतना ही ताकत उस पर ग्रेविटी भी लगा रही है। तो ऐसे पानी को कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। इसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। देन दूसरा टाइप, पानी का दूसरा टाइप कौन सा है? तो वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है? सपोज ये सॉइल का एक कण है, मिट्टी का एक कण है, उस कण के ऊपर सरफेस में एक थिन लेयर में पानी चिपका हुआ रहेगा। सॉइल के कण के ऊपर एक थिन लेयर में पानी चिपका हुआ रहेगा, तो ऐसे चिपके हुए पानी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो थिन लेयर है उसमें पानी चिपका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वाटर को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसको भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप है केमिकली कंपाउंड वाटर, मतलब ऐसे वाटर जिसमें केमिकल मिला हुआ है, ठीक है। तो उसको भी प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या? तो वो है कैपिलरी वाटर। यही वाटर है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं मिट्टी में पानी है, भरपूर अमाउंट में पानी है, फिर भी पौधा सूख रहा है। मतलब पानी तो है बट जिस फॉर्म में उसको चाहिए वो फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे वाटर को हम कहेंगे कैपिलरी वाटर, ठीक है, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। अब देखो, कैपिलरी वाटर में 2 फोर्स लगते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि प्लांट कौन से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है? तो कैपिलरी वाटर, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। दे देगा ऑल ऑफ दिस? नहीं। हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। अब ये जो कैपिलरी वाटर है इसमें 2 फोर्स होते हैं, एक होता है एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, इतना याद रखिएगा। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स होता है, मतलब ये जो सॉइल के पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरी ट्यूब जैसे एक्शन जैसे वर्क होता है। मतलब बीच बीच में गैप में जो प्रेजेंट होंगे वाटर, उसी को ये प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसमें कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप देख रहे हैं। थर्ड टाइप में क्या है? गैस। देखो, सॉइल के जो कण हैं उस कण के बीच में हवा होना ज़रूरी है ताकि रूट जो है वो रेस्पायर कर सके। हवा नहीं था तो रूट मॉडिफाइड हुए थे। मैंग्रोव फॉरेस्ट याद कीजिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या था? हवा नहीं था सॉइल में,
तो रूट्स अपने आप को मॉडिफाइड करके ज़मीन के ऊपर आते थे सांस लेने के लिए। वो सांस लेने वाले रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट कहते थे या निमेटोफोर्स कहते थे। नॉर्मली जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती है और ज़मीन में क्या होता है, हवा होता है। हवा जहाँ प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं पोर्स, पोर्स या पोरस सॉइल, जहाँ पे हवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जहाँ पर ज़्यादा हवा रहेगा वहाँ पे रेस्पिरेशन रूट अच्छे से कर पाता है, रूट अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाता है और रूट जो है जल्दी जल्दी ग्रो भी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ना है हमको कंपोनेंट ऑफ सॉइल में। अब सॉइल के बनने की प्रोसेस, ये सब आप लोग एग्रीकल्चर में भी पढ़े होंगे, इसलिए एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पे, ठीक है। हमको ऐसा चीज़ भी पढ़ना है जो किसी में नहीं पढ़े तो उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पे टॉपिक दिया हुआ है इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर दे रही हूँ। देन बनने का प्रोसेस, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखो सबको पता है सॉइल किससे बनता है, तो बड़े बड़े चट्टानों से बनता है। चट्टानों के में जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है तब बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम चट्टानों की स्टडी कर रहे हैं, चट्टान मतलब रॉक्स, अगर हम रॉक की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ रॉक, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, चट्टानों की स्टडी कर रहे हैं, चट्टानों की स्टडी कर रहे हैं। हम उसमें ये नहीं देख रहे कि चट्टान से क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ चट्टानों की स्टडी कर रहे हैं। तो ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही जियोलॉजी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, जियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको जियोलॉजी लगेगा। हम क्या देखते हैं, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ में हम क्या पढ़ते हैं, जमीन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब यही आंसर होगा, यही लगाते हैं। बट ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी, उस विज्ञान को कहते हैं पेट्रोलॉजी, उस विज्ञान को कहते हैं पेट्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ऑप्शन आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। ABCD सबसे लास्ट में मिलेगा। चट्टानों की स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देख रहे थे, तो सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसके दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप में बनता है। पहला होता है वेदरिंग, पहला होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल, ट्रू सॉइल। दो स्टेप्स होते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग, वेदरिंग मतलब एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, पर्वत है, उस पर्वत से धीरे धीरे टुकड़े हो के, छोटे छोटे टुकड़े आके नीचे में एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। मतलब बड़े टुकड़े जो हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में आके अरेंज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब ये जो वेदरिंग होता है ये 3 टाइप का होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये सब पढ़ा हुआ है आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो फिजिकल वेदरिंग मतलब कि इस पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट बड़ा टुकड़ा जो है वो छोटे टुकड़े में टूट जा रहा है। अब ये टूटेगा किसके कारण, या तो हवा के कारण, या फिर पानी के कारण, या फिर ग्रेविटी के कारण, या फिर ग्लेशियर्स, बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उसके कारण। इन कारणों से होगा। मतलब क्या हो रहा है, इसमें कोई भी उसे केमिकल्स में परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा टुकड़ा जो है वो छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो रहा है। बड़ा सा बिस्किट है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि एक में मीठापन ज़्यादा है, एक में उसका कंस्टिट्यूएंट अलग हो गया, सेम टू सेम रहेगा, वैसे ही ये होगा, ठीक है। देन सेकेंड है केमिकल। केमिकल वेदरिंग में उसमें केमिकल प्रोसेस चालू हो जाएंगे, केमिकल
प्रोसेस स्टार्ट होंगे। केमिकल में क्या क्या आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी की उपस्थिति में उसका ब्रेकडाउन होना, ठीक है। देन इसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं जैसे कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है तो कार्बोनेशन, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो कार्बोनेशन, पानी की वजह से हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस। अगर कंपाउंड जो भी बन रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जो नया कंपाउंड बन रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो होगा रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, कंपाउंड में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा। अब देखो माइक्रो में क्या क्या आएगा, तो बैक्टीरिया आएंगे, एल्गी आएंगे और फंगस आएंगे, फंगाई। मैक्रो में क्या आएगा, तो एनिमल्स आएंगे, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स आएंगे, मानव आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फंगाई से। क्वेश्चन किससे बनता है, फंगाई से। क्या बनता है देखते हैं। जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फंगाई से। अब फंगाई से क्या क्वेश्चन बनता है इसको देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो फंगाई, इसका नेचर क्या होता है, सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेता है, ठीक है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन वो ग्रहण करता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को, ठीक है, मोड किस तरीके से ले रहा है खाना, इसको कहते हैं सेप्रोफिटिक। हिंदी वर्ड आप लोग एक बार देख लेंगे, हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता इसका, आप लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें एक वैरायटी होती है फंगस की, क्या, लाइकेन, फंगस की वैरायटी है लाइकेन। ये जो लाइकेन है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अलगी का पार्ट, शैवाल, और एक होता है कवक, फंजाई का पार्ट। अलगी जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और फंगी जो है, शैवाल जो है वो क्या करेगा, कवक जो है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लाइकेन क्या है, तो फंगस है तो उसमें किस किस का एसोसिएशन है, इन दोनों का एसोसिएशन है। दूसरा, किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कुछ देते हैं बदले में कुछ लेते हैं, तो क्या होगा, म्यूचुअलिज्म, इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस। इसी को कहीं कहीं पर प्लस भी दिखाया जाता है। जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी, इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक टॉपिक होता है, ठीक है। उस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बताऊंगी मैं प्लस माइनस क्या होता है, प्लस जीरो क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, उस समय बताऊंगी मैं। अभी इतना याद रखिए कि म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस मतलब इसको भी प्रॉफिट हो रहा है और इसको भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। अब सॉइल में लाइकेन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो क्वेश्चन आता है
कि किसी भी बैरन लैंड, बैरन मतलब ऐसा एरिया जहां पर पहले कोई और जीव नहीं थे, ठीक है, कहीं पर जीव नहीं थे, उसमें आने वाला पहला जीवित प्राणी कौन सा होगा। ठीक है, बैरन लैंड, सपोज ये कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान है, इस चट्टान में आने वाला पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, लाइकेन। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, लाइकेन। ये क्वेश्चन ICAR जैसे बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताई। ठीक है, किसी भी बैरन लैंड में, ऐसा लैंड जहाँ पे पहले कोई एग्रीकल्चर या कोई और ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं था, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उस पर कोई और ऑर्गेनिज्म आके अगर जी रहा है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो आके वहाँ सरवाइव करेगा तो वो क्या है, लाइकेन। क्या है वो, लाइकेन। अब लाइकेन जब यहाँ पढ़े तो एक चीज, छोटा सा चीज और देख लेते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड। लाइकेन जो होता है वो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। किसका, पॉल्यूशन का। कौन से पॉल्यूशन का, क्वेश्चन यही बनता है। लाइकेन जो है वो इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। कौन से पॉल्यूशन का, तो सल्फर डाइऑक्साइड। Which of the following organism is indicator of sulfur dioxide pollution? अगर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब उसकी सांद्रता बढ़ गई, उसकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ गया, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एल्गी और फंगस के बीच में जो एक रिलेशनशिप था कि कुछ दे और बदले में कुछ ले, तो ये टूट जाएगा। मतलब अलगी अलग हो जाएगा और फंगस अलग हो जाएगा। जब दोनों अलग हो गए तब वो लाइकेन कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे। मतलब लाइकेन अगर मर रहा है, कहीं पर भी अगर लाइकेन उगा हुआ है और अगर वो मर रहा है, मतलब डेफिनेटली वहां क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन हो वहां पर हो रहा है। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ आ गया तो एक चीज और देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो एसिड रेन के लिए। इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे एसिड रेन के लिए। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होता है, उसमें H2SO4 या H2SO3 एसिड जो है वो आसमान से जब पानी गिरता रहता है, पानी में, पानी मतलब H2O, उसके साथ में मिल जाता है SO2, मिल के बना लेते हैं H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, और यही जो है जब जमीन की ओर आता है तो एसिड के फॉर्म ले लेता है और एसिड के बन के जिस पे सरफेस पे गिरता है तो वो जल जाता है, एसिड गिरने से जल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ताजमहल भी जो है वो उसका कलर वाइट से कलर चेंज होने लगा था। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़े थे उसको यहीं पर मैं लिंक कर दी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, जो बायोलॉजिकल मेथड था, बायोलॉजिकल में फंगी का नेचर क्या होता है, सैप्रोफिटिक। ठीक है, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक। ये जो सैप्रोफिटिक है फंगस का एग्जांपल एक है लाइकेन। जो एल्गी और फंगस दोनों जुड़ते हैं तब बनता है लाइकेन। ठीक है, एल्गी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, और फंगस क्या करता है, वाटर, पानी को और मिनरल्स को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, खींचता है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है म्यूचुअलिज्म का, उसी को कहते हैं सिम्बायोसिस, कुछ दे बदले में कुछ ले। ठीक है, उसी को हम प्लस प्लस रिलेशन भी कहते हैं, प्लस प्लस रिलेशन। ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन जो होता है वो किसी भी खाली जगह, ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी और प्लांट्स या एनिमल्स नहीं है, ऐसे जगह पे वो ग्रो करता है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी ऐसी जगह पे ग्रो कर रहा है जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो लाइकेन है। ठीक है, अब ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। कौन से पॉल्यूशन का, तो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का ये इंडिकेटर है। क्लियर, यहाँ तक
ये हो गया वेदरिंग, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एग्रीकल्चर की क्लासेस देख लेंगे, कुछ बायोलॉजिकल क्लासेस में भी दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो वहाँ ना बताया हो, या जो वहाँ बताया वो मैं कवर ना कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा सॉइल का। देन नेक्स्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो यहाँ तो वेदरिंग और यहाँ था डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल। अब ये ट्रू सॉइल कैसे बना? छोटे छोटे बड़े पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े तो बन गए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े तो बन गए, बट उसमें धीरे से मॉइस्चर कंटेंट ऐड होगा। क्या? मॉइस्चर मतलब पानी ऐड होगा, कुछ केमिकल्स ऐड होंगे जमीन में, ठीक है। उसके दोनों के मिश्रण की वजह से एक जो पार्टिकल बनेगा उसको कहेंगे हम सॉइल। उसको क्या कहेंगे हम? सॉइल। देन नेक्स्ट, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं, मृदा को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि वेजिटेशन, क्लाइमेटिक्स में आ जाएगा वेजिटेशन, ठीक है। अगर पौधे ज़्यादा हैं, झाड़ झड़ोखा ज़्यादा हैं तो सॉइल के बनने की प्रोसेस जल्दी होती है। वहीं अगर बैरन लैंड है जहाँ पर झाड़ झड़ोखा या ह्यूमन बींग से कोई और एनिमल्स नहीं है तो वहाँ पर सॉइल जो है बहुत धीरे 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 बनता है, ठीक है। सेकेंड, पेरेंट मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से पत्थर से बन रहा है। अगर जो पत्थर है जिस चट्टान से निर्मित हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे बनेगा। लेकिन अगर वो वही सेडिमेंट्री रॉक है या ऐसा रॉक है जो नरम है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उससे सॉइल जो बनेगा वो जल्दी बनेगा। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन इम्पॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम देख रहे हैं अभी? फिजिकल, भौतिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखो फिजिकल, भौतिक अवस्था, भौतिक उसके गुण क्या क्या है, भौतिक गुण क्या क्या है? तो सबसे पहले उसका कलर, सबसे पहला कलर। आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे, काली मिट्टी, लाल डोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, है ना। वो क्या है? उसे कलर पे डिफाइन किए, उसको डिफ्रेंशिएट की कौन सी लाल मिट्टी है, कौन सी पीली, कलर से देख के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा कि अगर हमको किसी भी सॉइल का कलर आइडेंटिफाई करना है तो कौन से चार्ट को हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक चार्ट उसको कहते हैं मुनसेल कलर चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुनसेल कलर चार्ट किस लिए यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। मुनसेल कलर चार्ट किस लिए यूज होता है, या मुनसेल कलर चार्ट के यूज करने का उद्देश्य बताइए। तो क्या है? कलर, सॉइल के कलर को पहचान करना, ठीक है। अब ये जो मुनसेल कलर चार्ट है इसमें कम से कम 175 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 175 कलर पैटर्न्स होते हैं, कलर के चिप्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो 175 कलर चिप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। ये क्वेश्चन आता है, 3 वेरिएबल्स है। वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो पहला है हुई, HUE। ये क्वेश्चन ICAR नेट के 2014 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, इवन 2020 में पूछा गया था। मतलब हर 2 साल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या? हुई। ये हुई क्या है? पहला क्वेश्चन हुई क्या है? कलर बताता है, फिजिकल कैरेक्टर। किसका वेरिएबल है? तो मुनसेल कलर चार्ट, मुनसेल कलर चार्ट का वेरिएबल है, ठीक है। हुई क्या बताता है?
डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर बताता है। ठीक है, ये जो 175 है, ठीक है, 175 में से जो हमारा जो भी सॉइल है वो किस चिप में आएगा, वो कौन बताता है? हुई। कौन बताता है? हुई। ठीक है, 175 में से किस में आएगा। दूसरा होता है वैल्यू। फर्स्ट है हुई, दूसरा है वैल्यू। दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू बताता है रिलेटिव लाइटनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ कलर। क्या बताता है? रिलेटिव लाइटनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ कलर। क्या बता रहा है? हुई बता रहा है कि ये जो चैम्बर है, 175 चैम्बर चिप्स है, ठीक है, उस चिप्स में ये कौन से लाइट को ये बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है कौन से कलर को बिलोंग कर रहा है। अब वैल्यू क्या बता रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है, पर इसमें बिलोंग करने वाले में कौन से रेंज में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि हल्का है, उस रेंज में आने वाला पहला है। रेंज होगा ना, सपोज जैसे हम स्केल देखते हैं, स्केल सब यूज करते हैं, ठीक है, तो स्केल कैसा होता है? ये होता है 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा होता है। अब हमको सपोज हमको किसी चीज को नापना है, तो वो आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पर आ गया, तो हम उसको कैसे बताएंगे? 1 पॉइंट कुछ बताएंगे ना। तो ये एक मान लो चिप है, ये एक चिप है। अब इसमें ये जो कलर है वो किस में आ रहा है? शुरुआत में आ रहा है कि यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है? उसको कौन बताता है? तो वैल्यू बताता है कि 1 और 2 के बीच में तो है, बट एग्जैक्ट क्या है तो वो कौन बताएगा? वैल्यू बताएगा। और तीसरा होता है क्रोमा। तीसरा होता है क्रोमा। तीसरा वेरिएबल है क्रोमा। तीसरा वेरिएबल है क्रोमा। क्रोमा में बताएगा रिलेटिव प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ, रिलेटिव प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कलर। स्ट्रेंथ ऑफ कलर। स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर। अब देखो इसका मतलब क्या है। मतलब इसलिए बता रही हूं कि अगर ये दे दिया तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सको, इसलिए मतलब बता रही हूँ, बाकी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। देखो इसका मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, हम बचपन में किए होंगे, हमारे पास ग्रीन कलर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, येलो कलर और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं, हमारा ग्रीन कलर बन जाता है। वैसे ही हमारे पास ब्राउन कलर नहीं रहता है तो हम रेड और ब्लैक को मिक्स करते हैं तो हमारा ब्राउन कलर बन जाता है। जो पेंटिंग करते हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। तो क्रोमा क्या बताता है कि जो हमको चिप मिला है, इस चिप में कलर आ रहा है, मान लो इसमें हमको ग्रीन कलर मिल रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है, तो ग्रीन कलर में मतलब जो सॉइल का कण है उसमें कितना परसेंट ग्रीन है, कि वो टोटल ग्रीन है या मिक्स कलर है, मिक्स होने के बाद ग्रीन बन रहा है, ये बताता है कौन? क्रोमा। 3 है, कौन कौन से? हुई, वैल्यू एंड क्रोमा। हुई क्या बताता है कि कौन सा कलर डोमिनेंट है, कौन सा कलर उसमें शो हो रहा है। दूसरा वैल्यू बताते हैं कि वो कौन से चिप में है, तो चिप में उसकी कौन से रेंज में प्रेजेंट है, वो किस रेंज में प्रेजेंट है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है। और तीसरा बताता है कि वो प्योर कलर है या मिक्स्ड कलर है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुंसेल कलर चार्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है
मुंसेल कलर चार्ट, उस पर कितने चिप्स होते हैं, तो 175 चिप्स होते हैं और 3 वेरिएबल पे काम होता है। किस किस पे, हुई, वैल्यू एंड क्रोमा। हुई से क्वेश्चन बहुतों बार पूछ सका है, हो सकता है कि अब इसमें से पूछ ले। क्रोमा, क्रोमा को इंग्लिश में कलर कहते हैं, ठीक है, जिसमें कलर्ड होता है उसको क्रोमा कहते हैं। तो ऐसे इन तीनों से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। किस किस से, हुई, वैल्यू एंड क्रोमा। देन नेक्स्ट इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टी में ही देख रहे हैं आगे। तो ये तो पहला था कलर, ठीक है, कलर। अब सेकंड है टेक्सचर, सेकंड है टेक्सचर। सेकंड है टेक्सचर। सेकंड है टेक्सचर, ठीक है। ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल। क्या, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट के आधार पे, उसके आकार के आधार पे टेक्सचर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। सबसे छोटा साइज इसका, उसके बाद इसका और सबसे बड़ा इसका, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आ जाता है ना कि इनमें से सबसे बड़ा कण का पार्टिकल का साइज किसका होता है, तो किसका होता है, सैंड का। सबसे छोटा होता है क्ले का। दूसरा साइज क्या होता है, तो 0.002 mm से भी कम होता है इसका, ठीक है। इसका होता है 0.02 से लेकर के 0.002 mm तक, ठीक है। और इसका होता है 0.02 से 0.2 mm तक, ठीक है, एग्रीकल्चर में पढ़े होंगे। देन इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्वेश्चन इससे बनता है, किससे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पानी को होल्ड करने की, वाटर को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, जल धारण शक्ति है, उस पर क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की, सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल की, उसके बाद सिल्ट की और उसके बाद सैंड की। सबसे कम पानी ये पकड़ पाता है। देखना, रेत में पानी डालते पूरा पानी निकल जाता है क्योंकि ये वाटर होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन क्ले सॉइल वाटर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है पानी को बहुत लंबे समय तक। अगर हम 1 गिलास पानी इतने बड़े मिट्टी में डाल दिए हैं, क्ले सॉइल से भरा हुआ है, तो पूरा 1 गिलास पानी को वो एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन अगर हम सैंड में डालेंगे तो पूरा पानी वो निकल जाएगा, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन बनता है। इनमें से किस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है या सबसे कम होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद होता है स्ट्रक्चर। इसके बाद होता है टेक्सचर के बाद स्ट्रक्चर। थर्ड होता है स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मतलब शेप, सिंपल सा शेप, आकार, किस आकार पे है, ठीक है, किस आकार पे होता है, इसको देखते हैं। देखो, अगर पोरस सॉइल है, पोरस है या नॉन पोरस है, अगर इसमें हवा स्पेस ज्यादा है तो पोरस है, और अगर हवा स्पेस नहीं है तो उसको नॉन पोरस कहते हैं। पोरस सॉइल को हम क्रम्ब की कहते हैं, क्रम्ब। पोरस सॉइल को क्या कहते हैं, क्रम्ब कहते हैं, और नॉन पोरस सॉइल को ग्रैनुलर कहते हैं, ग्रैनुलर कहते हैं, क्रम्ब या ग्रैनुलर, ठीक है। अब देखो इसके अरेंजमेंट, किस तरीके से सॉइल के कण आपस में अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है प्लेटी सॉइल, प्लेटी सॉइल, नाम से ही लग रहा है प्लेट्स के फॉर्म में सॉइल अरेंज हो, या प्लेटी स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहला प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लेट्स के फॉर्म में अगर अरेंज हो रहे हैं, प्लेट एक के ऊपर एक पर प्लेट लगा हुआ है, स्टेप के अरेंज हो रहे हैं, तो होगा प्लेटी स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं लैमिनर। प्लेटी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कम आता है लैमिनर। इनमें से किसको, किस सॉइल स्ट्रक्चर को लैमिनर सॉइल कहा जाता है या लैमिनर स्ट्रक्चर कहा जाता है? तो प्लेटी को। दूसरा है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्म 10th में सब देखे होंगे, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कॉलमनर या प्रिज्मेटिक। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलमनर या प्रिज्मेटिक। और थर्ड है आपका ब्लॉकी। ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ब्लॉकी स्ट्रक्चर मतलब ब्लॉक्स के फॉर्म में है, ब्लॉक्स के फॉर्म में है। ब्लॉकी स्ट्रक्चर को ही डिवाइड किया जाता है किसमें? एंगुलर स्ट्रक्चर या फिर सब एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर से आने वाले क्वेश्चन। देखो बहुत कुछ पढ़ना है स्ट्रक्चर में, मैं मान रही हूँ बहुत कुछ पढ़ना है स्ट्रक्चर में, बहुत कुछ दिया रहता है, बट हमको सिर्फ क्वेश्चंस के जोन पढ़ने, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है कि हम पूरा लेके पढ़ते रहे। हमको सिर्फ ऐसा क्वेश्चंस का जोन पकड़ना जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमको थ्योरी पेपर तो लिखना नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जोन क्या क्या है वो मैं बता रही हूँ। पोरस को हम क्रम्ब कहते हैं, नॉन पोरस को ग्रैनुलर कहते हैं। स्ट्रक्चर 3 टाइप के, प्लेटी, प्रिज्म और ब्लॉकी। प्लेटी मतलब लैमिनर, उसी को लैमिनर कहते हैं। प्रिज्म को कहते हैं कॉलमनर या प्रिज्मेटिक। देखो प्रिज्म को प्रिज्मेटिक वाला क्वेश्चन नहीं देगा, क्या देगा? कॉलमनर वाला देगा। और ब्लॉकी में एंगुलर और सब एंगुलर, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, आज यहीं तक करते हैं। इसके आगे हम लोग बल्क डेंसिटी, उसके बल्क डेंसिटी के बाद पोरस डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, मॉइस्चर, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस को टिक कीजिए, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सेट्स भेजूंगी, अभी आपको PDF में कुछ मिल गए होंगे, तो उसको आप लोग चेक करते हुए चलेंगे। ओके, देन थैंक यू।